मैंने बताया कि जब आपने आधुनिक इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया तो अभी तक सिर्फ इस आधुनिक इतिहास में यही बात आप समझते आ रहे थे कि हर जगह जहां भी विद्रोह और आंदोलन हुआ वह आंदोलन एक अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हुआ था। किसी भी क्षेत्र को लेकर विवाद होती है या किसी प्रकार की संघर्ष होता है तो वह विभिन्न अपने निजी कारणों से, चाहे जमींदार वर्ग हो या तालुकदार हो या फिर कह सकते हैं देशी रियासत की राजा और नरेश हो या फिर किसान हो, वह जो जितने भी लोग थे वह अपने विभिन्न निजी कारणों के कारण से वह अभी तक विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ करते आया। अब आज की क्लास जो होगा कि भारत में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की भावना का विकास यहां पर होगा और 1885 की जो कांग्रेस की स्थापना होती है वह अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसा मंच तैयार होता है जिस मंच के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ उनके विरुद्ध आंदोलन किया जाए या हमारी जो मांग है उस मांग को हम रखें। तो फिर ये आपको इस बात को समझना है कि 1885 की जो कांग्रेस की स्थापना हुई है ये स्थापना क्यों हुआ और ये हुआ तो किस कारण से हुआ। इनकी दो बातें हैं। बहुत सारे इतिहासकार इस बात को, कुछ इतिहासकार इसको गलत भी बताते हैं कि इनके 1885 के कांग्रेस के स्थापना के पीछे जो आईएएस के अधिकारी एओ हयूम थे उनका कुछ सोच कुछ लोग गलत बताते हैं तो कुछ लोग सही बताते हैं। कुछ लोग इसे मानवतावादी जैसे सोच के व्यक्ति बताते हैं तो कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि ये अंग्रेज भक्त थे, अंग्रेज के थे, मानते हैं इस व्यक्ति के अंदर में आजादी के प्रति प्रेम था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर में ये भी था कि पहला प्राथमिकता कि ये हमें ब्रिटेन का भक्त बनना है, अपने देश का भक्त बनना है। तो सबसे पहले इस बात को समझेंगे 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई है, इस स्थापना का क्या कारण था। तो इस रूपरेखा को अगर देखें तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं 1857 के विद्रोह। और 1857 की विद्रोह सभी लोग पढ़ चुके हैं। इनके कंसेप्ट से संबंधी जितने भी बातें थी सभी लोग आप लोग जानते हैं। यहां पर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है, जो न्यू स्टूडेंट है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड तो कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा मैं यहां पर बोल देता हूं। 1857 की जो विद्रोह हुई थी तो इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो बातें सामने निकल कर आया वह आया कि 1857 की क्रांति भारत में असफल रहा और यह असफल का कारण था कि ये सभी क्षेत्रों में अपने निजी कारणों से ये लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों ने इसे दमन कर दिया क्योंकि सभी लोग एक मंच पर आकर नहीं लड़े थे। फिर उसके बाद आपने देखा 1857 के क्रांति के बाद एक एक्ट आता है 1858 और 1858 के माध्यम से भारत का जो शासन है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से डायरेक्ट किसके हाथ में चला जाता है, क्राउन के हाथ में चला जाता है। अब इस क्राउन ने भारत को नियंत्रण करने के लिए, भारत में शासन करने के लिए अपने लॉर्ड लिटन, और लिटन के जो कार्य है वो आपने देखा कि भारत आते ही सबसे पहले उसने प्रेस एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भारत की जो जनता की जो आवाज थी उस आवाज को दबाने का काम जो किया था किस माध्यम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एक ये बात था। दूसरा कारण आपने ये देखा होगा कि उसने भारत में शस्त्र अधिनियम लगाकर भारतीयों को शस्त्र रखने से मना कर दिया गया। तीसरा बात उसने कहा कि सिविल सर्विस में आयु जो है घटाकर 21 वर्ष से कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया, कि ताकि भारतीय जो है बुद्धिजीवी है नहीं तो भारतीय लोग का परिपक्वता उम्र को बढ़ने के बाद होगा तो कम उम्र में परिपक्व नहीं होंगे तो वैसे परिस्थिति में वह व्यक्ति, भारतीय लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे। यह था। चौथा, भारतीयों को जो है किसी प्रकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में विशेष भागीदारी नहीं था। चौथा, उसके साथ नस्ल भेदभाव था।
इस प्रकार के 1876 से 1880 के जो दौर आप देखेंगे तो ये भारत को सिर्फ लूटने का काम किया। ये एक लुटेरा गवर्नर था। और उसके बाद 1880 से 84 जो आता है वह कौन आता है? रिपन आता है। और रिपन जो है लोगों को अभिव्यक्ति और लोगों की अधिकार के बारे में कहीं ना कहीं उसके अंदर में समझ को विकसित करता है। यहां पर प्रेस एक्ट को खत्म करते हैं, यहां पर वह इनके द्वारा शस्त्र अधिनियम जो लाया गया था उस शस्त्र अधिनियम को वह हटाते हैं और कई प्रकार के वह भारत में शासन को विकेंद्रीकरण करते हैं, जो कि स्थानीय स्वशासन को जनक के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार बिहार दरोगा के 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक कौन है। तो कहीं ना कहीं ये भारत में लोगों के अंदर में ये एक सोच विकसित करने का काम किए और उसने ये बात बताई कि आपका अधिकार क्या है। और इसी दौर में कई प्रकार के अकाल, जैसे इसी लिटन के समय में भारत में अकाल आता है कि नहीं, और इस अकाल में कई लाखों लोग मरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे निष्कर्ष पर जब आप पहुंचे तो ये बात क्या देख रहे हैं कि जनता के अंदर में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष की जो ज्वाला है वह फूटने वाला है कि नहीं है। यानी 1857 के क्रांति के बाद जो दमन कर दिया गया, उसके बाद जो भी शासन भारत में चला, तो कहीं ना कहीं भारत को जो लूटने का काम किया है तो वह जनता के अंदर में जमींदार वर्ग जो खास करके जमींदारी व्यवस्था को छीनकर और रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसे चीजों को लाया गया था, तो कहीं ना कहीं जमींदार इनसे रुष्ट थे, है कि नहीं। किसानों को जिस प्रकार से टैक्स बढ़ाकर किसानों को यहां पर बिल्कुल दमन करने का काम किया, तो किसान भी उस अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे, है कि नहीं। आप भारत के सभी आम जनता, जमींदार वर्ग, तालुकदार वर्ग, उसके बाद जो है किसान, सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। तो इनके आक्रोश के कारण से ये बात कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अंदर में ये भय हो रहा था कि अगर ये असंतोष की ज्वाला को अभी अगर ठीक से नहीं रोका जाए तो एक दिन के बाद ये असंतोष की ज्वाला फूट जाएगा, और जब ये फूटेगा तो ये हिंसा का सहारा ले लेंगे और हिंसा के सहारे हथियार के माध्यम से इस देश से अंग्रेजों को बाहर कर देंगे। क्योंकि अब तक जो आंदोलन हो रहा है वह किसी क्षेत्र के राजा, किसी क्षेत्र के नरेश, कोई जमींदार और कोई तालुकदार कर रहा है। आम जनता अभी तक बढ़ चढ़ के हिस्सा इस विद्रोह में नहीं कर रहा है। कहीं यह अगर आम जनता इस विद्रोह में कूद गया, सड़क पे आ गया, तो अंग्रेज को भागने के लिए यहां से मजबूर कर दिया जाएगा। ऐसे इसके बारे में कहा जाता है, बहुत सारे इतिहास कहते हैं, लिखते हैं, और विपिन चंद्रा इस किताब में लिखे भी हैं, ढंग से लिखे हैं इस बात को। और उसके बाद उसने कहा कि इन चीजों को 1857 के क्रांति के बाद 1857 के क्रांति के बाद 1885 तक यानी 1884 तक जो है एक रिपोर्ट बना, और इस रिपोर्ट को ढंग से एक रिटायर्ड सिविल अधिकारी, IAS अधिकारी, उसका नाम है A.O. हयूम, शिमला में बैठकर गर्मियों के दिन आराम से वह शिमला में बैठकर उस रिपोर्ट को वह अध्ययन कर रहे थे। और अध्ययन करने के बाद उसे इस बात को पता चला कि अगर अब इन असंतोष के जो एक प्रकार के जो असंतोष की जो गुब्बारा बन चुका है, इस गुब्बारे के अंदर से धीरे धीरे करके अगर गैस को नहीं निकाला जाए तो ये असंतोष की गुब्बारा कभी भी फूट सकता है। और पूरे, ठीक है, आइए, और पूरे इस असंतोष के गुब्बारे को एक तरह से उसने क्या किया, वह एक सेफ्टी बल्ब का निर्माण किया। उसने एक सेफ्टी बल्ब का थ्योरी, सेफ्टी बल्ब क्या होता है समझिएगा। कांग्रेस की स्थापना में सेफ्टी बल्ब क्या होता है, आपने देखा होगा कुकर, है कि नहीं, अपनी कुकर, और इस कुकर के ऊपर में क्या है, सीटी लगा है, ठीक है, सीटी लगा है, इसके बाद ये डंटा है कि नहीं। यहां पर एक प्रकार से कुछ रहता है क्या, जब ज्यादा गैस भर जाएगा तो कुकर उड़ेगा कि क्या उड़ेगा,
यहां से सीटी, अगर बाय द वे सीटी आवाज नहीं सुनाई दिया, सीटी नहीं उठा, तो यहां पर एक बल्ब लगा रहता है कुकर के पास, और यहां पर ये फूट जाएगा और इससे गैस निकलेगा। तो इससे गैस निकलेगा तो किसी भी व्यक्ति को कोई हानि होगा? नहीं ना होगा। उसने कहा कि भारत में एक प्रकार के सेफ्टी बल्ब का रूप देना पड़ेगा, और ये सेफ्टी बल्ब ऐसा होना चाहिए कि भारतीय जो लोग है, जो जनता है यहाँ के, उसके अंदर में जो असंतोष होगी ना, वो असंतोष इस सेफ्टी बल्ब के माध्यम से धीरे धीरे करके वह निकलना स्टार्ट होगा। और जैसे ये गैस निकलेगा तो इस गैस को ढंग से हम पहचान जाएंगे और उसको ढंग से उसको फिर दबाने की काम करेंगे। समझ बात को? और लाला लाजपत राय ने कहा कि ये कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन जो उस समय कांग्रेस का स्थापना के समय, जिस समय भारत का वायसराय है वह, और उसके बारे में कहा जाता है कि जब उस समय वह वायसराय थे तो इस वायसराय के क्रम में उसने हयूम से जाकर मिले और हयूम को सारा कुछ बताए, और उस डफरिन के निर्देश पे ही हयूम ने इस कांग्रेस को स्थापना किया। और किस रूप में? सेफ्टी बल्ब। तो उसने कहा कि ये कांग्रेस की स्थापना जो है ये लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, और इसमें 72 प्रतिनिधि जो भाग लिए हैं वह 72 प्रतिनिधि वैसे व्यक्ति है जो खास करके इसको भारत की चिंता नहीं है, ये अंग्रेजों के भक्त है, और ये अंग्रेजों की भलाई करने के लिए जब देश में किसी प्रकार की हिंसात्मक क्रांति की बात हो रही है, और भारत में किसी प्रकार की 1857 की क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा क्रांति फिर से जन्म लेगा, और इस क्रांति को दबाने के लिए वह 72 लोग भारतीय गए हैं और उस कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर एक ऐसा मंच तैयार किए हैं जो एक प्रकार का ये सेफ्टी बल्ब का काम किया है, जो खास करके हिंसात्मक आंदोलन जिसके माध्यम से अंग्रेजों को देश से भगाया जा सकता था, उस आंदोलन को दबाने का काम इस सेफ्टी बल्ब के माध्यम से उस 72 प्रतिनिधि ने किया था। लॉर्ड डफरिन ने बताए थे। इसके बारे में कई प्रकार के विद्वान ने, कई प्रकार के इतिहासकार ने, कई प्रकार के हमारे देश के राष्ट्रवादी सोच के नेता प्रणेता अपना अपना कथन यहां इस कांग्रेस के बारे में दिए। तो सबसे पहले आज हम इस बात को यहां पर देखेंगे कि कांग्रेस के स्थापना का जो सच क्या है, इनकी मिथक क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपने संक्षेप से सुन लिया। अब मैं 1885 की कांग्रेस के स्थापना के बाद जो कर्मशः करके भारत में प्रत्येक वर्ष जो अधिवेशन होते गया, उस अधिवेशन के रूपरेखा के अनुसार जो कल तक कांग्रेस एक अंग्रेजों का देशभक्त था, वह अंग्रेजों का भक्त था, वह धीरे धीरे वह राष्ट्रवादी की ओर कैसे चला गया, और फिर इनकी मांग की जो स्वरूप है वह स्वरूप धीरे धीरे कैसे बदलते गया। जो इनकी शुरुआती दौर था कि भारत में किसी प्रकार की हिंसात्मक विद्रोह नहीं हो, वह अंग्रेजों की एक प्रकार की भक्त जैसा बनने की काम किए थे, वह कांग्रेस की संगठन बाद में जाकर उसकी स्वरूप में कैसे परिवर्तन होता है, और प्रत्येक अधिवेशन से हम धीरे धीरे इस बात को समझते जाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा पॉइंट आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।